नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड की, कच्चे तेल की। और कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट का माहौल इस वक्त बना है। 2.5% क्रूड में इस वक्त गिरावट है और 7,000 के नीचे एमसीएक्स पर कच्चा तेल आ चुका है और ब्रेंट का भाव भी करीब करीब 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। सवाल यह है कि ओपेक ने जो एक सिंबॉलिक कटौती की है उत्पादन में, उसका हालांकि इम्पैक्ट तो आज सुबह से ही कम हो गया, खत्म हो गया था, लेकिन अब सवाल यह है कि ये गिरावट क्यों आ रही है। मार्केट में किस बात की चिंता है जिससे ये लग रहा है कि आगे दाम सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ये हो क्या रहा है और क्या ये गिरावट ये यहाँ से बढ़ेगी, इसी पर पहले हम बात करेंगे। वंदना भारती हमारे साथ हैं, एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको भी क्रूड में ये गिरावट और बढ़ेगी ये भी? मृत्युंजय जी, देखा जाए तो कल मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया था ओपेक के, उस पे अब यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, तो दोबारा लग रहा है कि मार्केट जो है वो यूएस डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है और उसको फॉलो कर रहा है, जो कि 109.5 से भी ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से फिर से एक करेक्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस फिर से 6900 के करीब एक सपोर्ट ले सकता है, 69-6800 के बीच में, और ऊपर में फिर से 7350 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आता हुआ देखेंगे। तो जो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डिप मिलेगा, एक बार फिर से यहाँ पे हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द वीक यहाँ पे एक बार फिर से बाइंग रिटर्न आए क्रूड में। तो ये राय आपकी है क्रूड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, क्रूड के साथ साथ वंदना जी, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आप देखिए कि कल हमने यूरोप में बड़ी तेजी देखी, हालांकि एमसीएक्स पर उतना इम्पैक्ट कल भी नहीं आया था और आज तो कल करीब 1.5% के आसपास की तेजी थी। आज तो नीचे ही है भाव नेचुरल गैस का एमसीएक्स पर, लेकिन यूरोप का क्राइसिस तो बना हुआ है, शॉर्टेज है, दाम बढ़ रहे हैं वहाँ। तो क्या लगता है आपको भी एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि यूरोप से थोड़ा सा डिकपल है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम काफी ज्यादा है, परेशानी भी वहाँ सबसे ज्यादा है। लेकिन देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत आ रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज है। आज फिर से एक स्टेटमेंट आया है जर्मनी का कि जो कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पे जो ईयर एंड का जो डिमांड है, विंटर डिमांड है, उसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे डाउन साइड है उस पर यहाँ पे फिर से बाइंग ही करनी चाहिए। 698 के करीब यहाँ पे नेचुरल गैस को बाय करना चाहिए। एक टेक्निकल अपसाइड आता है तो अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 710 का जो लेवल है वो यहाँ पे इजीली आ सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए 693 का लगा के चलना होगा। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी जो डिप आएगा उस पर फिर से बाइंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि नेचुरल गैस में गिरावट पर बाइंग का मौका बनेगा, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, इसके अलावा अब हम आते हैं गोल्ड में। और गोल्ड में देखिए कि आज शुरुआती दौर में 50,700 के बेहद करीब मार्केट पहुंचा था और आज का जो हाई है वो 50,693 का है और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 50,450 पे। तो ऑलमोस्ट 250 रुपये नीचे है आज के हाई से गोल्ड। ये क्या हो गया वंदना जी, अचानक गोल्ड क्यों नीचे आ गया? यहाँ पे एक चीज ये भी है कि फिर से डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे एक अपसाइड आया है। दूसरी चीज ये है कि मृत्युंजय जी, देखा जाए तो बेस मेटल से लेके गोल्ड में और में भी यहाँ पे फर्क आया है। एक बात हो रही है यहाँ पे कि चाइना जो है वो फिर से स्टिमुलस यहाँ पे दे सकता है। तो चाइना अगर स्टिमुलस देगा तो इक्विटी और यहाँ पे जो रिस्कियर असेट है, जैसे कि आपको बेस मेटल काउंटर है, उसके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग जो है थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे फिर से शार्प फॉल देखने को मिलेगा और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार 50,500 से ऊपर आए तो एक अपसाइड फिर से कंटिन्यू कर सकता है। ये 50,800 तक प्राइसेस आएंगे। हालांकि गोल्ड की बात की जाए तो 50,800 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग जल्दी नहीं दे रही है कमोडिटी। तो 50,500 आए तो बाय करना चाहिए। 50,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 50,350 का लगा के चल सकते हो और फिजिकल बाइंग यहाँ पे काफी बढ़िया हो रही है, जो भी करेक्शन आ रहा है। दिक्कत ये है कि सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में यहाँ पे लगातार आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से रैली जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा, चांदी पर आपका व्यू क्या है? सिल्वर का मार्केट आप देखिए कि तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 500 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव, 53,910 का स्तर है। चांदी में आपके हिसाब से इस वक्त क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, चांदी में मैं थोड़ा बाई की तरफ रहूंगी, क्योंकि यहाँ पे बेस मेटल में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आई है। दूसरी चीज ये है कि चांदी में अगर हम ध्यान दें तो गिरावट भी बहुत शार्प यहाँ पे आई थी, तो एक वैल्यू बाइंग इसमें बन रहा है
और मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ देखें तो 54,500 तक के जो लेवल्स है 54,400 से 54,500 ये लेवल्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चांदी में आ सकता है। लेकिन गोल्ड के साथ साथ मुझे चांदी में भी लग रहा है कि इस लेवल पे कमोडिटी, दोनों ही कमोडिटी जो है वो रेजिस्टेंस फेस करेंगे, और जब तक कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होगा तब तक हायर साइड स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो क्विक प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि फेड की बैठक होगी और वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे शेड्यूल है और वो डिस्काउंट हो रहा है मार्केट में, तो हायर साइड से फॉल भी आ सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर बिकवाली भी आ सकती है। अब आते हैं मेटल में, और मेटल की बात करते हैं। मेटल में थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है, कॉपर में, जिंक में। तो आज के लिए आज के लिए पहला सवाल कॉपर पे, क्या कॉपर को इस भाव पर खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए कॉपर? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि इससे ओवरनाइट तो कोई चेंज नहीं आएगा चाइनीज इकोनॉमी में, लेकिन जब भी स्टिमुलस आती है तो थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता है, एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी सपोर्ट है यहाँ पे बेस मेटल काउंटर को। कॉपर में 645 पे बाय करना चाहिए, 653 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 642 का लगा के चलेंगे यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि 653 से लेके 660 ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा इस कमोडिटी के लिए। ओके अच्छा, जिंक में क्या किया जाए वंदना जी इस भाव पर? क्या जिंक में भी आपको बाइंग दिखती है कॉपर के साथ साथ? जी मृत्युंजय जी, काफी प्रीमियम पे ये कमोडिटी ट्रेड हो रही थी। 380 से ये गिर के 280 के करीब आया। 100 रुपए तक की जो गिरावट है लगभग 1 से 1.5 महीना में हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो वेयर हाउसिंग स्टॉक पोजीशन है वो भी यहाँ पे टाइट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक में बाइंग जो है वो करनी चाहिए, 289 के करीब करनी चाहिए। 292.5 तक का मुझे लग रहा है कि लेवल्स यहाँ पे इजीली आ सकता है आज से कल तक में। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 287.5 का। और एक रीजन और भी है कि यूरोप में काफी सारे जो स्मेल्टर्स हैं वो यहाँ पे बंद कर रहे हैं प्रोडक्शन को, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो बेस मेटल पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई जिंक पे। अच्छा, अब एग्री में मेंथा, क्या इस भाव पर खरीदना ठीक है या आपको लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए भाव और नीचे आने का? काफी वेट के बाद ये अपसाइड आया है मृत्युंजय जी। मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम होने की उम्मीद थी लेकिन स्टॉक्स बहुत थे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि बात हुई है फिजिकल मार्केट में, यहाँ पे जो ऑफटेक है वो यहाँ पे बढ़ा है, लिवाली बढ़ी है, इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी 1005 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 1025 का टारगेट होगा, 995 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा। और थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म पे ध्यान दें मृत्युंजय जी, तो मुझे लग रहा है कि मेंथा में एक बार 1050 तक के लेवल्स जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, तो आप कह रही हैं कि एक बार भाव 1050 रुपए तक जा सकता है और उस टारगेट के लिए आप यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। अच्छा, ग्वार में वंदना जी, पिछले कुछ दिनों में तेजी आई, उसके बाद फिर दाम गिर गए, आज भी गिरावट है ग्वार में। क्या ग्वार की ये कमजोरी, ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है? ग्वार में एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर रही है मृत्युंजय जी। 4500 के करीब जाता है तो एक बाइंग आती है, और ऊपर की तरफ एक बार 4900 के करीब ये कमोडिटी आती है तो सेलिंग है। एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा हायर लो बनाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी, क्योंकि ड्राई स्पेल की बात हो रही है। हालांकि प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, तो जो भी अपसाइड आएगा वो लिमिटेड रहेगा। मेरे ख्याल से आज की गिरावट पे 4880 4850 के करीब थोड़ा सा और गिरावट आता है तो ही यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हैं। जो अपसाइड टारगेट है मैक्सिमम आपको 4950 से 4975 रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4800 का लगा के चलना होगा। और एक चीज और ध्यान में देना होगा, क्योंकि जो ड्राई स्पेल्स है इस पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन अभी आई नहीं है कि क्रॉप डैमेज बहुत ज्यादा है, तो इस पे बहुत ज्यादा आपको ये नहीं करना होगा कि बहुत एक 52 5500 तक की मूव आएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर क्रूड का करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू होगा तो दबाव यहाँ पे बढ़ सकता है। बाइंग करें, इंट्राडे के लिए बाइंग करें या 1 से 2 दिनों तक के लिए बाइंग करें ग्वार में। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। आखिरी सवाल आपसे कैस्टर को लेकर, कैस्टर में भी क्या करना चाहिए? मुझे कैस्टर स्ट्रांग लग रहा है, मुझे इसके फॉर्मेशन स्ट्रांग लग रहे हैं, और कमोडिटी भी ऐसी है कि इसका एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो इतने हायर प्राइस होने के बावजूद भी यहाँ पे सही है। तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट है। एक बार आप यहाँ पे 7550 7600 तक यहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं वो बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चलना होगा 7400 का। और मुझे लग रहा है कि ये जो कमोडिटी है इस पे हर डिप पे यहाँ पे बाइंग आ रही है। थोड़ा सा ये जो ट्रेंड है सितंबर में कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।